हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी देखा था। वो फॉर्मूला था हमारा P m × v, जहाँ पर P क्या है, मोमेंटम है, m मास है और v क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी को हम देखने वाले हैं। अब P हो गया m × v। अगर हम v की बात करते हैं तो इससे हम दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं जिनको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम यूज करेंगे इन फॉर्मूलाज का जो भी है। तो देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा जो है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सिंपली यहाँ पर एक लाइन दी हुई है जो कि स्टेट कर रही है पूरे तरीके से। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ रियल फोर्स। ठीक है, क्या बोला है उसने यहाँ पे कि आपको क्या करना है। यहाँ पर सिंपली उसने दिया हुआ है, 1 मिनट में पढ़ के बताता हूँ। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। मतलब सिंपली क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पर जो भी आपका मोमेंटम है, मतलब संवेग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपका अनबैलेंस्ड जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बात करूंगा, चेंज इन मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो मान लेता हूं मैं कि जो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है P1 एंड P2। ठीक है, मतलब क्या बोला उसने, इनिशियल मोमेंटम P हमें पता है क्या होता है, m × v होता है। v में भी दो टाइप के v's होते हैं। मतलब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल। तो अगर मैं P1 की बात कर रहा हूं, ये अगर इनिशियल मोमेंटम है तो m × u होगा, और P2 की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा, m × v होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अलग अलग इनके पॉइंट्स दे देता हूँ। P1 की बात करते हैं तो P1 क्या हो जाएगा, m × v, सॉरी P1 m × u, और P2 क्या हो जाएगा यहाँ पर m × v। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले तो अगर मैं चेंज निकालूंगा मोमेंटम में, हमें पता है क्या पता है कि P1 है m × u और P2 है m × v। चेंज अगर मैं निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम P में अगर मैं चेंज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो P2 माइनस P1, तो ये हो गया P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू क्या है, m × v, देखिए P2 m × v, तो m × v माइनस P1 क्या है, m × u, यहाँ पर हो गया m × u। दोनों में m है, इसमें भी m है, मतलब इसमें भी m है और इसमें भी m कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाए m × u, m × v माइनस u। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में टॉपिक बचा। अब आगे देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/t से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या आ गया हमारा चेंज, ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन। अब हम क्या निकाल रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें पता है कि जो भी यहाँ पर मोमेंटम दिया हुआ है v - u, इसके अपॉन में सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, टाइम। क्यों, क्योंकि हम दर किससे निकालेंगे, टाइम से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर सिंपली इसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, टाइम। अब उसने बोला था कि यही जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या होगा, तो फोर्स जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस यू अपॉन में t, ये सिंपली उसने बोला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू v माइनस यू अपॉन में t। अब आप सबको पता ही होगा कि जो भी हमारा यहाँ पर सिंपल अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जिसे मैं क्या बोलता हूँ k। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब भी हम इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं k इनटू m v माइनस यू अपॉन में t, इस पूरे के अपॉन में t। बट हमें क्या पता है, पर हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन में t बराबर क्या होता है a। ठीक है, क्या होता है, a होता है, तो हमें क्या बोल देंगे यहाँ पर k इंटू m इंटू a। आया समझ में? सिंपली क्या किया हमने, सबसे पहले संवेग में परिवर्तन निकाला, मतलब चेंज इन मोमेंटम निकाला, जिसका फॉर्मूला होता है p2 माइनस p1। मैं यहाँ पर पहले ही p1 p2 की वैल्यू लिख चुका था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया p2 m माइनस v, और ये क्या हो जाएगा m इंटू v, और ये क्या हो जाएगा m इंटू u। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो दोनों को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों को माइनस करने पर m कॉमन ले लिया, v माइनस u ब्रैकेट में। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल दें तो इसका किससे डिवाइड कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो m v माइनस u अपॉन में t। आगे बढ़ते हैं, तो अब मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, मतलब मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है फोर्स भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप एक साइड को बढ़ाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, या फिर मोमेंटम में अगर ज्यादा चेंज आएगा तो फोर्स की वैल्यू भी वहां पर बढ़ेगी। कुछ इस टाइप से हम इसको इंडिकेट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो हमने देखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन में t। फोर्स अगर देखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं वहां से हटा देता हूं तो वहां पर एक कांस्टेंट लगेगा, जिस कांस्टेंट को मैं क्या बोलता हूं k। ठीक है, k एक स्थिरांक है, आप वहां पर लिख भी सकते हो कि k एक क्या है, वहां पर स्थिरांक है। आगे देखते हैं, बट v माइनस यू अपॉन में 2 हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, a इक्वल टू क्या, a का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो यहाँ पर a हो गया इसके बराबर, तो मैंने क्या किया, v माइनस यू अपॉन में t के बराबर जगह पर क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन गया वो क्या बन गया, F इज इक्वल टू k इंटू m इंटू a। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव। ठीक है, इस पर बेस लेकर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 9.1। ठीक है, 9.1 एग्जांपल आप देखो, इसमें बोला है कि एक कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि हम लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि हम किस पर लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं जिसका मास कितना है, 5 kg। ठीक है, हिंदी में अगर हम पढ़े तो एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। आगे बढ़ते हैं, It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अब देखो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा टिपिकल इसको बना दिया है हमने, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सिंपली क्या बताया उसने, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मान लो वो बॉल है और इसका वेट कितना है, इसका मास है 5 kg। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया कांस्टेंट फोर्स। ठीक है,
कांस्टेंट फोर्स उसने बोला है कि एक्ट कर रहा है कितने टाइम के लिए, तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया 2 सेकंड, तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए यहाँ पर मैं सेकंड पूरा लिख देता हूँ, हाँ, तो 2 सेकंड के लिए क्या कर रहा है हमारा एक कांस्टेंट फोर्स वहां पर वर्क कर रहा है, जो कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कहां से कहां पहुंच गई है, तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो 3 से 7 पहुंच गई है, मतलब u इज इक्वल टू क्या है 3 है और v इज इक्वल टू क्या है 7। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब वेलोसिटी में अगर मैं रेट पे चेंज की बात करता हूँ, वेलोसिटी में अगर हम चेंज की यहाँ पर बात करेंगे तो सिंपली आपको याद रखना है कि प्रारंभिक वेग अलग होता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या है अलग होगा, और नॉर्मल वेग की अगर हम बात करेंगे, अंतिम वेग की बात करेंगे तो वो क्या होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर अंतर आएगा। आगे देखते हैं, तो 5 kg हमने लिया था, u इक्वल टू क्या हो गया 3 और v इक्वल टू हो गया 7, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 3 हो गई और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई वहां पर 7 हो गई। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स, अब हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, व्हाट वुड बी the final velocity of the object when the duration of 5 force was applied for a duration of 5 seconds। ठीक है, क्या होगा वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस ऑफ वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। तो हम देखने वाले हैं क्या है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं जो भी गिवन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में वो लिख देता हूँ। गिवन क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, तो u की वैल्यू क्या होगी 3 मीटर सेकंड इनवर्स। v इक्वल टू मैंने बताया ना 7 मीटर सेकंड इनवर्स। टाइम कितना दिया हुआ उन्होंने 2 सेकंड्स का टाइम दिया है, 2 सेकंड्स के टाइम में इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब देखो, अगर मैं लास्ट वाला फार्मूला आपको बताऊं तो लास्ट में हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि f इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में t, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं f इक्वल टू k m इनटू a। ठीक है, इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही दो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ मास भी दिया हुआ है, आपको याद रखना है। मास कितना दिया हुआ है, उन्होंने दिया है 5 kg। ठीक है, तो मास हो गया हमारा 5 kg। u की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। वैल्यूज को पुट करने पर अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करता हूँ, हमें पता है वी नो दैट, क्या पता है कि f इज इक्वल टू होता है m v माइनस u अपॉन में t। ठीक है, m v माइनस u अपॉन में t, ये वैल्यू होती है। तो f इज इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो मास कितना है 5 kg, तो 5, v की वैल्यू है 7 माइनस 3 अपॉन में 2, कुछ इस तरीके से। अब इधर देखते हैं तो f इज इक्वल टू 7 माइनस 3 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2, 5 4 जा 20 अपॉन में 2, मतलब क्या हो जाएगा 10। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो 10 न्यूटन हमारा क्या हो गया यहाँ पर फोर्स हो गया। ठीक है, हमने पहली चीज तो निकाल ली, क्या निकाल ली कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन हो जाएगा। सेकंड उसने बोला है, आगे क्वेश्चन को पढ़ना, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड के लिए इस वेग को मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड के लिए इसी को मैं क्या करता हूँ, वो इस बल को बढ़ाता हूँ। तो मैं यहीं पर सेकंड पार्ट इसका कर देता हूँ सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो अब टाइम क्या हो जाएगा हमारा 5 सेकंड, पहले टाइम था हमारा 3 सेकंड, लेकिन अब टाइम क्या हो जाएगा हमारा 5 सेकंड। तो यहाँ पर मैं टाइम की वैल्यू को पुट करता हूँ। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में t, ये फॉर्मूला था। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालना है, v की, तो t को मैं सबसे पहले इधर भेजता हूँ, इज इक्वल टू m v माइनस u।
m को मैं इधर भेजता हूँ तो ft अपॉन में m इज इक्वल टू v माइनस u। v की वैल्यू निकालनी तो v इज इक्वल टू माइनस का u इधर आएगा तो प्लस का u ft अपॉन में m। अब v की वैल्यू में निकालता हूँ, v इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है तो u देखते हैं हम तो 3 है तो यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस फोर्स कितना है 10 है तो यहाँ पर लिख दिया 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 सेकंड से तो 5 लिख दिया अपॉन में मास कितना है 5 kg तो यहाँ पर लिख दिया 5। आप देख सकते हो 10 into 5 50 तो v इज इक्वल टू 3 प्लस 50 अपॉन में 5 से 50 कैंसिल कितने टाइम्स में 10 v इज इक्वल टू 3 प्लस 10 मतलब v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है तो हमारा v की जो वैल्यू है v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 13 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इनवर्स आएगा। ठीक है अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में इसको वापस से रीडिफाइन कर दूंगा। ये हमने 9.1 न्यूमेरिकल कर लिया, इसके आगे का हम पार्ट कल देखते हैं। थैंक यू।